हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग। और ये जो लोहा इस्पात उद्योग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको जो है लोहा इस्पात उद्योग को और उद्योगों की जननी माना जाता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, लोहा इस्पात उद्योग के लिए हमें इसमें निवेश की काफ़ी अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। परिक्रम जो इसका प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी हार्ड होता है। वहीं पे निर्गत जो यानी कि इससे जो प्राप्त होने वाला लाभ है वो भी काफ़ी देर से प्राप्त होता है। सभी उद्योगों का ये क्या है, पोषक उद्योग है। यानी कि आप किसी प्रकार का कोई भी उद्योग खोलते हो, इंडस्ट्री लगाते हो, तो उसमें जो मशीनरी चाहिए होती है वो किससे बनेगी? लोहे से बनेगी। चाहे आप सेफ्टी पिन से ले लो या फिर हवाई जहाज़ तक, वो किससे बनते हैं? वो लोहे से बनते हैं। लोहा इस्पात यदि हम कहीं पे सेटअप करते हैं तो उनके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है श्रम की, पूंजी की, स्थान अवसंरचना। यानी कि श्रम जो है उसमें काम करने के लिए, पूंजी जो है उसको स्टार्ट करने के लिए, और स्थान यानी कि ऐसा स्थान चुने जहां से हम ट्रेड जो है आसानी से कर सके। तो दोस्तों, लोहा एस्क जो है इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कच्चा लोहा होगा उसी से क्या बनाया जाएगा? लोहा बनाया जाएगा। इसी के लिए दोस्तों चूना पत्थर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, 1 टन यदि हम इस्पात प्राप्त करें तो उसके लिए 8 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती है। 4 टन उसमें एस्क यानी कि कच्चा लोहा और 1 टन जो है चूना पत्थर उसमें लगता है। यानी कि 1 टन इस्पात प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं। अब दोस्तों, मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु वो धातु होती है जिसके अंदर इस्पात के साथ अन्य जो है धातु मिक्स कर दी जाती है। जैसे हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कांसा। तो कांसा किससे बनेगा? ये चीज़ जो है तांबा उसमें इस्पात में ऐड कर दिया, उससे क्या बना लिया हमने? कांसा। तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु। वहीं पर दोस्तों बात करें कि जो लोहा इस्पात उद्योग है वो आधुनिक उद्योगों का क्या माना जाता है? मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी माना जाता है। कोई भी आप उद्योग सेटअप कर लो तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। मशीनरी आएगी कहाँ से? वो बनेगी लोहे से। तो लोहा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। चाहे आप सेफ्टी पिन से लेकर हवाई जहाज़, आप देखो रेलगाड़ी के डिब्बे, बसें, कारें। अब मैं आपको शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लोहे की कितनी चीज़ें हैं। मेरा माइक, फ़ोन, कैमरा, जितनी भी चीज़ें हैं वो लोहे से बनाई जाती हैं। इसी कारण इसको रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड इसको बोला जाता है। पहले दोस्तों क्या होता था कि लोहा इंडस्ट्री वहीं सेटअप होती थी जहां पे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और आसानी से जो वाटर सप्लाई होती थी वो जहां पे हो, वहीं पे क्या होता था? लोहा इंडस्ट्री जो है सेटअप हो पाती थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, फिर धीरे धीरे चेंज आया और इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या लगता है? यानी कि 1 टन लगेगा तो 8 टन कोयला लगेगा, जो सर्वाधिक होता है। फिर धीरे धीरे इनको सेटअप कर दिया गया, किनके सहारे? कोयला जहां से प्राप्त होता है वहीं पे फिर इसकी इंडस्ट्री लगने चालू हो गई। कहाँ पे? लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे लगने चालू हो गया? कोयला जहां पे सर्वाधिक मिलता है। जैसे हम बात करें कि इंडिया में लोहा इस्पात उद्योग वहीं पे लगे हैं। लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे लगे? जहाँ पे कोयला सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो हमारा जो इंडिया में लोहे का उत्पादन जो वही होता है जहाँ पे कोयला है। कोयला कहाँ प्राप्त होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उस साइड। तो वहीं पे जो है इंडस्ट्री अंग्रेजों वगैरह ने लगाई थी। बात करें दोस्तों, फिर चेंजेज आए, क्योंकि अब कच्चा माल भी जो है आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 1950 के बाद में जितनी भी इंडस्ट्री आपको ये जो आयरन स्टील जो इंडस्ट्री मिलेगी वो मिलेंगी आपको पोर्ट्स के पास, यानी कि समुद्र पत्तनों के समीप आपको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रेड है वो आसानी से होने लग गया और आयात निर्यात में ये जो है कंफर्टेबल रहता था। इसीलिए जो है 1950 के बाद में जितनी भी इंडस्ट्री आयरन स्टील की मिलेंगी वो कहाँ पे मिलेंगी? पोर्ट्स के पास में मिलेंगी। जैसे दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं भारत का, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ये जितने भी सिटीज़ हैं जिनका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? जिनका हुआ है जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और कोयला जो है वो आसानी से मिल जाए। जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो उस साइड जो है एरिया में ही ये जो इंडस्ट्री डेवलप हो पाई है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम जमशेदपुर की बात करें या राउरकेला की बात करें तो यहाँ पे कच्चा माल क्या था? पानी, ये जो हुगली नदी या गंगा नदी से प्राप्त हो जाता था। श्रमिक, आप जानते हो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो श्रमिक है
लेबर अच्छी खासी जो है उनकी मात्रा होती है। परिवहन, इनको जो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था कहाँ पे, जैसे कोलकाता जो पोर्ट है वहाँ पे आराम से परिवहन की कोई दिक्कत नहीं थी, और बाजार भी इनको आसानी से मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, जैसे ढाका, कोलकाता उस साइड जो है वो अच्छा खासा बाजार भी इनके लिए प्रोवाइड हो रहा था। तो दोस्तों अपनी जो इंडस्ट्री है किसकी, लोहा की, वो सारी कहाँ पे सेटअप हुई है, भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर यानी कि ईस्टर्न साइड में ही सेट हुई है। वहीं पे बात करें दोस्तों भद्रावती विजयनगर जो कर्नाटक में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और जो स्लेम तमिलनाडु में है, वो भी इनको ध्यान में रख के ही सेटअप की गई, जहाँ पे कच्चा माल और इनके लिए जो बाजार प्रोवाइड हो रहा था वहीं पे इनको सेटअप किया गया। अब दोस्तों बात करें हम जमशेदपुर, जहाँ पे भारत में सर्वाधिक लोहा इस्पात इंडस्ट्री डेवलप हो पाई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं जमशेदपुर का उदाहरण, जहाँ पे 1947 से पूर्व केवल एक ही कारखाना था देश में, जिसका क्या नाम था, टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते थे टिस्को। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्वतंत्रता से पहले देश में जो आयरन इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ही ना के बराबर थी, और पहला जो कारखाना था वो खोला था कहाँ पे, जमशेदपुर में, जिसका पहले जमशेदपुर को पहले बोला जाता था क्या, यानी कि यहाँ पे स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के ऊपर इसको खोला गया था, और साकची स्थान के ऊपर इसको खोला गया था 1907 में। ठीक है, और फिर इसको बदल के टिस्को की स्थापना कर दी गई, फिर इसका साकची का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, जमशेदपुर कर दिया गया। जमशेदपुर को चुनने का जो कारण है वो यही है क्योंकि इसके जो नियर बाई था, एक तो मार्केट आसानी से मिल रहा था जो कोलकाता था, जरिया से कोयला वगैरह प्राप्त कर लिया जाता था आराम से, जैसे ये है जमशेदपुर, तो यहाँ पे झरिया वगैरह से तो कोयला वगैरह, फिर ट्रेड के लिए यहाँ पे कोलकाता था, यहाँ पे क्या कर दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता था। वहीं पे जो रिवर बह रही है खरकई और स्वर्ण रेखा, वहाँ से वाटर सप्लाई हो रही थी आराम से। फिर इसके लिए जो जितनी भी उपयुक्त चीज़ों की ज़रूरत थी वो वहाँ पे आसानी से मिल रही थी, इसके लिए जमशेदपुर जो है यानी कि साकची को वहाँ पे चुना गया, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया, जमशेदपुर उसको बना दिया गया। तो वो परफेक्ट लोकेशन थी किसके लिए, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। तो दोस्तों जमशेदपुर जो है वो इंडिया का जो है 1947 से पहले एक अच्छा खासा उत्पादक केंद्र रहा था। फिर दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में जो है गवर्नमेंट ने इसको ले लिया था, फिर गवर्नमेंट के अंडर ही ये आता था। फिर वहाँ पे बाद में रसायन इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरणों और मशीनें वगैरह जो है बनाने लग गए थे। तो दोस्तों जमशेदपुर जो है वो इंडिया में एक अग्रणी जो है स्थान रखता है किसके अंदर, लोहा उत्पादन में। इसके बाद में दोस्तों हम एग्जाम्पल लेंगे पीटर्सबर्ग का, जो विश्व में जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक क्षेत्र में अग्रणी है। लोहा इस्पात के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे उदाहरण की, पीटर्सबर्ग। पहला उदाहरण हमने देखा जमशेदपुर का, और दूसरा उदाहरण लेते हैं पीटर्सबर्ग, जो कहाँ पे है, अमेरिका में। और अमेरिका में सर्वाधिक लोहा उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों पीटर्सबर्ग जो है वो विश्व विख्यात क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे आसानी से जो है कोयला उत्पादन होता था। हमने बात करी कि 1950 से पहले जो है जितनी भी लोहा इस्पात इंडस्ट्री डेवलप हुई है वो कहाँ पे हुई है, नियर बाई कोयला प्रोडक्शन। तो वहाँ पे जो है कोयला आसानी से प्राप्त हो रहा था, लोहा एस्क भी जो है वो आसानी से मिल रहा था मिनेसोटा से, जो पीटर्सबर्ग से कितना दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है। वहीं पे दोस्तों ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो भी घट गई, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट लेक्स मार्ग जो है ये दोस्तों पीटर्सबर्ग है, और यहाँ पे इस महान झील क्षेत्र इसको बोला जाता है। यहाँ पे 5 जो है सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी जो प्रमुख लेक हैं, झील यहाँ पे बनी हुई है, इनको बोलते हैं महान झील क्षेत्र। तो दोस्तों पीटर्सबर्ग को डेवलप होने में एक अच्छा सपोर्ट ये भी मिला, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट लेक्स जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम इसके लिए जो है ईजी कर दिया। वहीं पे वाटर जो सप्लाई हो रही थी इसके लिए जल प्राप्ति, वो ओहियो, मोना, गहेला और एल्गनी जो नदियां हैं वहाँ से जो है इसको वाटर सप्लाई हो रही थी। वहीं पे बात करें दोस्तों इसके बाद में जो है
वहाँ पे पहले तो लोहा इस्पात जो है उत्पादन अच्छे खासा हुआ, उसके बाद में वहाँ पे रेल पटरी का कारखाना और भारी मशीनों का उपयोग भी वहाँ पे होने लग गया। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल दो हमने पढ़े, जमशेदपुर और पीटर्सबर्ग, ये हमने जाने लोहा उत्पादन से संबंधित। अब दोस्तों हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योगों की। तो दोस्तों अपन को पता है कि जब से प्राइमेट जनजाति के बाद में बंदरों से हम इंसान बने हैं, तब से ही हमने ये जाना कि किस प्रकार से हम अच्छे निवास में रहें, अच्छे कपड़े पहने। तो दोस्तों जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कपड़ा बुनाई का जो एक काम है वो काफ़ी प्राचीन समय का है। जब से हम इंसान बने हैं तब से जो अपनी सुख सुविधाओं में एक कपड़ा भी शामिल रहा है। तो दोस्तों पहले जो है कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता था। फिर धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसके बाद में हमने इसकी जगह हमने क्या कर लिया, आर्टिफिशियल जो रेशे होते हैं उनसे हमने कपड़े बनाने चालू कर दिए। तो दोस्तों जो रेशा होता है वो कच्चा माल होता है किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। वहीं पे बात करें दोस्तों, दो प्रकार के कच्चा माल होता है, एक तो कृत्रिम, दूसरा प्राकृतिक। यानी कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक तो वो हो गए जैसे कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन, जिससे रेशे प्राप्त होते हैं। कपास से हो गए, ऊन से हो गए, तो वो तो हो गए प्राकृतिक। वहीं पे बात करें कृत्रिम, जो हम किन से बनाते हैं, मशीनों से बना लेते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन। तो इनसे जैसे आजकल आप देखते हो टी शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह, तो ये किससे बनती है, नायलॉन वगैरह से बनती है। वहीं पे बात करें दोस्तों, सूती वस्त्र जो उद्योग है वो विश्व के प्राचीनतम जो उद्योग है उसके अंदर शामिल किया जाता है। वहीं पे जैसे ही यानी कि मानव की तीन जो मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है, मकान, कपड़ा और कपड़ा। तो दोस्तों कपड़े के अंदर ही शामिल करते हैं सूती वस्त्र उद्योग को। तो दोस्तों ये प्राचीन जो उद्योग हैं उनको जो है वो सूती वस्त्र उद्योग को माना जाता है। पहले दोस्तों हाथों से जो है कपड़ा बनाया जाता था। 18वीं सदी में ब्रिटेन से बाहर जो है ये डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पे पावरलूम जो आने के बाद जो है ये इंडस्ट्री डेवलप हुई। इससे पहले जो है हाथों से ही कपड़े वगैरह बनाए जाते थे। चाइना से शायद इसकी स्टार्टिंग वगैरह हुई है। हस्तकलाई से ही इसका इस्तेमाल जो है हाथों से किया जाता था। आज वर्तमान में हम बात करें तो भारत, चाइना, जापान, अमेरिका जो है इसके महत्वपूर्ण जो है उत्पादक देश बन गए हैं। भारत में अंग्रेजों से पहले जो है हाथ से बने कपड़े वगैरह पहनते थे। आपने भी देखा होगा अपने जो पूर्वज लोग थे, दादा परदादा, वो कैसे पहनते थे, हाथों से बुने हुए कपड़े ही पहनते थे, धोती कुर्ता। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कुछ फेमस स्थान है भारत में जहाँ पे जो स्पेशल काम किया जाता था सूती वस्त्र कपड़ा से संबंधित, जैसे ढाका की जो मलमल थी वो काफ़ी फेमस थी। जैसे एक माचिस की पैकेट में क्या रहता था, पूरा पूरा एक साड़ी का कपड़ा वगैरह उसमें आ जाता था, माचिस की पुड़िया के अंदर ही। वहीं पे बात करें मसूलीपट्टनम, जो वहाँ पे छीट का काम होता था, वो साउथ में काफ़ी फेमस था। कालीकट जो कैलिको, वहाँ पे भी सूती वस्त्र उद्योग का काम होता था। और सुनहरी जो जरी वो बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा में देखने को मिलता था। इसके बाद में दोस्तों इंडिया में जो फेमस स्थान है अहमदाबाद, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो काम है वो अग्रणी क्षेत्रों में आता है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक और जापान का क्षेत्र है ओसाको, उसको भी हम जानेंगे किसके अंदर, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है पहली वस्त्र उद्योग जो लगा था भारत में वो लगा था 1818 में कोलकाता के अंदर, फोर्ट ग्लेस्टर के अंदर। लेकिन वो दोस्तों असफल जो है वो प्रयास था। पहला जो सफल प्रयास 1854 में मुंबई में हुआ था और पहली मिल यहीं पे खोली गई थी। पहले गुजरात, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र गुजरात में ही पनपा, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु थी वो इसके अनुकूल थी। यहाँ पे पानी की उपलब्धता और पतन नियर थे, तो वहाँ से जो है ट्रेड वगैरह आसानी से हो सकता था। फिर दोस्तों धीरे धीरे इसका विकास जो है पूरे देश में ही होता चला गया। वर्तमान में कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत में जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है वो पनप रहा है। वहीं पे दोस्तों भारत का जो वस्त्र उद्योग 1/3 जो हिस्सा है वो निर्यात कर दिया जाता है। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप करी थी उनका उद्देश्य यही था कि यहाँ पे जो है
कचरा वगैरह सारा यहाँ से पैदा किया जाए और अपने देश में किसी प्रकार का प्रदूषण वगैरह नहीं हो। तो अधिकतर उन्होंने फैक्ट्री वगैरह लगाई थी कि यहाँ से कच्चे माल बना के प्रोसेस करके और चीज़ अपन वहाँ पे मंगवा लें, काम वगैरह यहाँ पे लोग कर लेंगे। तो आज भी दोस्तों वही परिपाटी चल रही है और 1/3 जो हिस्सा है वो अपन निर्यात कर देते हैं। अच्छी क्वालिटी की चीज़ तो अपन बाहर भेज देते हैं और कूड़ा कचरा जो है वो अपन यहाँ पे खाते हैं। यही दोस्तों आज तक चला आ रहा है। अहमदाबाद की दोस्तों बात करें तो ये जो है भारत का इसको मानचेस्टर बोला जाता है। मानचेस्टर वैसे दोस्तों ब्रिटेन में एक शहर है जहाँ पे पहली जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है वहाँ पे पनपा था। उसी के नाम पे पूरे वर्ल्ड में जो है सिटीज़ का नाम दिया जाता है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग अच्छा खासा पनपता है। तो दोस्तों भारत का जो मानचेस्टर है वो बोला जाता है अहमदाबाद को। ये दोस्तों साबरमती नदी के तट के ऊपर स्थित है। साबरमती नदी वही है जो गांधी जी वहाँ पे जिनका आश्रम था। पहली मिल यहाँ पे 1859 में खोली गई थी क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो उसके अनुकूल थी। कपास वगैरह जो है आसानी से मिल जाता था, स्थिति इसकी सही थी और परिवहन और श्रमिक वगैरह जो वो आराम से मिल जाते थे। और इसके नियर बाई जो है मुंबई पतन पड़ता था तो आराम से इसका निर्यात भी किया जा सकता था। तो इसीलिए अहमदाबाद जो है वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का जो है विकास अच्छे खासे तरीके से देखने को मिलता है। वर्तमान की कंडीशन देखें दोस्तों तो अहमदाबाद में कुछ मिलें जो है वर्तमान में बंद पड़ती जा रही है क्योंकि अन्य हिस्सों में भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पे बात करें दोस्तों दूसरा शहर जो वर्ल्ड फेमस है जो है ओसाका, कहाँ पे, जापान में। यहाँ पे भी दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का विकास जो है वो अच्छा खासा हुआ है और ये जो है केंद्र वस्त्र निर्माण के लिए फेमस है। इसको जापान का मानचेस्टर कहा जाता है, जैसे अहमदाबाद को भारत का कहा जाता है। यहाँ की भी जलवायु जो है अनुकूल है और यहाँ पे जल उपलब्धता जो करवाती है वो योडो नदी जो है वो जल आपूर्ति करती है। इसके अलावा जो है जापान जितना भी वस्त्र निर्माण करता है वो जो इसका कच्चा माल है वो अन्य देशों से मंगवा के करता है। चाहे आप मोटर गाड़ी देख लो, जापान का दोस्तों ये सिद्धांत है कि वो कच्ची चीज़ें भले ही दूसरे देशों से ले ले लेकिन क्वालिटी की चीज़ जो है वो बना के देता है। कपास जो है आयात करता है चीन, भारत और अमेरिका से और फिर अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा है वो बनाकर वो निर्यात करता है। वर्तमान की बात करें दोस्तों तो ओसाका के अंदर भी मशीनरी वगैरह का अन्य जो इंडस्ट्री है वो सेटअप हो गई है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। वहाँ पे मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण और सीमेंट उद्योग जो है उनका विकास होता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने देखे सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित। पहला एग्जाम्पल अपने इंडिया में अहमदाबाद का और दूसरा वर्ल्ड लेवल के ऊपर ओसाका, जापान का। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स, फीलिंग्स को एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आईसीटी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। तो वर्ल्ड में दोस्तों इस जो टेक्नोलॉजी है इसका डेवलपमेंट जो है वो वर्तमान में सर्वाधिक देखने को मिलता है। जैसे आप फ़ोन वगैरह यूज करते हो, अपने मैसेज वगैरह जो है शेयर करते हो, तो वो किस में आएगा? आईसीटी में। तो दोस्तों इसमें अपन क्या करते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि वितरण, यानी कि डाटा कलेक्शन, फिर प्रोसेस और फिर हम दूसरे को शेयर करते हैं। इसी को किस में शामिल करते हैं? आईसीटी में। तो दोस्तों वर्तमान में विश्व स्तर का जो है वो उद्योग ये बन चुका है। जैसे आज गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये देखते हो आप, तो ये क्या है? एक इंटरनेशनली जो है वो इंडस्ट्री बन चुकी है। वर्ल्ड स्तर के ऊपर देखें दोस्तों, कैलिफोर्निया के अंदर अमेरिका जो है वो एक सेंटर है, न्यूक्लियस जो सेंटर माना जाता है किसका? आईसीटी का। तो यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया है और भारत में बात करें तो दोस्तों बेंगलुरु है। जहाँ पे बेंगलुरु है वहाँ पे दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू के अंदर है, उसी को हम सिलिकन प्लेट्यू भी कई बार बोल देते हैं क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट वगैरह है वो इस आईसीटी के लिए जो परफेक्ट लोकेशन है। तो जो यहाँ पे जो है मृदु जो है जलवायु पाई जाती है और बेंगलुरु जो है वो परफेक्ट सिटी है फॉर आईसीटी। दोस्तों वही बात करें यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया, यहाँ पे 2 घाटियाँ हैं, वैली बनी हुई है, सिलिकॉन वैली और सांता क्लारा
वैली। तो दोस्तों यहाँ पे भी इनकी जो क्लाइमेट है वो भी परफेक्ट है, किसके लिए, आईसीटी के लिए। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात करें आईसीटी के लिए जो अन्य सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो डेवलप हुई हैं अभी हाल ही में, तो इंडिया के अंदर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची और चंडीगढ़ के अंदर भी आईसीटी जो है वो वर्तमान में बढ़ती जा रही है। वहीं पे बात करें दोस्तों, बेंगलुरु सिटी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। यहाँ पे जो है आईसीटी का जो है डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। इनकी जो है फुल फॉर्म यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जैसे बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय वगैरह है। तो ये अपन को जानना है, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नाल नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो है इसका मुख्यालय है। इसरो का भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहीं पे आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एनसीबीएस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस और यूएस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है यहाँ पे आईसीटी का। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।